आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास हूती के घातक हमलों ने फिर तोड़ी इजराइल की कमर। गजा में 12 इजरायली फौजी हलाक तो यमन से बरसे ड्रोन और मिसाइलें। गजा में जंगबंदी के खिलाफ तजवीज पर अमेरिका ने किया वीटो। गजा में बिना शर्त मुस्तकिल जंगबंदी का किया गया था मुतालबा। गजा की पुकार सुनकर पसीजा तमिलनाडु के सीएम का दिल। सीएम स्टालिन ने की मोदी सरकार से बड़ी अपील। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को सभी मामलों में दी जमानत। रिहाई के बाद आजम खान अखिलेश के लिए क्या बनेंगे टेंशन। इलाहाबाद हाईकोर्ट से उमर अंसारी को मिली राहत। जस्टिस डॉक्टर गौतम की सिंगल बेंच ने जमानत मंजूर की। दिल्ली दंगों में मुबैना मुलजिमों को मिली मायूसी। सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई टली। नबी से मोहब्बत जताना गुनाह कैसे हो गया। कानपुर पुलिस की कार्रवाई पर मुस्लिमों ने की मुखालफत। गरबा पंडालों में ना जाए मुसलमान। मुस्लिम लीडर आरिफ मसूद ने की बड़ी अपील। अडानी के खिलाफ कुछ दिखाने लिखने पर रोक नहीं। रोहिणी कोर्ट ने सिविल कोर्ट का फैसला पलटा। बिहार में अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक। बिहार इलेक्शन के लिए 60 दिन का मेगा प्लान। कांग्रेस लीडर ने कंगना रनौत पर किया मुतनाज़ा तबसरा। कहा बीजेपी एमपी कंगना रनौत को थप्पड़ मारना चाहिए। दिल्ली से मुंबई तक आईफोन का फैला खुमार। रात 12 बजे से लगी कतारें। सुबह होते ही मचा धमाल। ट्रंप ने टैरिफ के बाद भारत को एक और बड़ा झटका दिया। खत्म कर दी चाबहार पोर्ट की छूट, बढ़ेगी टेंशन। ट्रंप की पुलिस ने भारतीय इंजीनियर को मारी गोली। निजामुद्दीन का नौकरी को लेकर रूममेट से हुआ था झगड़ा। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। हमास और हूती ने 24 घंटों के अंदर बेहद खतरनाक हमले कर इजराइल को एक बार फिर बुरी तरह दहला दिया है। गजा में हमास और दूसरे फिलिस्तीनी लड़ाकों ने घात लगाकर इजरायली फौज पर जबरदस्त जानलेवा हमले किए। इन हमलों में 12 इजरायली फौजी हलाक और दर्जनों बुरी तरह जख्मी हो गए। खुद इजरायली मिलिट्री ने इस खबर की तस्दीक की है कि हमास के घातक हमलों में इजरायली फौज को जानमाल का तगड़ा नुकसान हुआ है। उधर यमन के हूतियों के ड्रोन और मिसाइल ने भी एक बार फिर आसमान को चीरते हुए इजरायलियों पर फिर कयामत बर्पा कर दी। यमन से दागा गया ड्रोन सीधा इलट शहर में एक होटल में जा टकराया। साथ ही यमन ने इजराइल की जानिब खतरनाक मिसाइलें भी दागी। इन तमाम हमलों ने नेतन्याहू की हालत एक बार फिर से खराब कर दी है। फिलिस्तीन के हक में अब पूरी दुनिया की आवाजें बुलंद हो रही हैं। आलमी सतह पर इजराइल का भयंकर बॉयकॉट किया जा रहा है। पूरी तरह अकेला पड़ चुका नेतन्याहू अब भी बाज नहीं आ रहा और गजा यमन पर मुसलसल हमले कर रहा है। लेकिन इजराइल मिडिल ईस्ट में मौजूद रेजिस्टेंस की फौज से लड़ पाने में अभी भी नाकाम है। ऐसे में यमन के हूती और हमास ने एक बार फिर इजराइल की कमजोरी की पोल खोल दी है। गजा में लड़ रही इजरायली फौज को हमास के दूसरे फिलिस्तीनी लड़ाकों ने एक बार फिर धूल चटाई है। दूसरी तरफ यमन ने भी खतरनाक ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक करके इजराइल को एक बार फिर दहला दिया है। अल मयादीन की खबर के मुताबिक गजा में हमास और दीगर फिलिस्तीनी लड़ाकों ने ताबड़तोड़ हमले कर 12 इजरायली फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी कर दिए। इन हमलों को लेकर एक बार फिर इजराइल ने अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश की। इजरायली फौज की तरफ से मौत के आंकड़े को कम बताया गया। इजरायली मीडिया ने बताया कि एक इजरायली हमवी गाड़ी को निशाना बनाकर किए गए धमाका खेज डिवाइस के हमले में 4 इजरायली फौज हलाक और 8 दूसरे जख्मी हो गए। इस वाक़े को बेहद खतरनाक करार दिया गया और मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि जिस जगह पर ये ऑपरेशन किया गया वो इजरायली ऑपरेशनों के लिए महफूज इलाका समझा जाता था। इजराइल ने गजा में एथनिक क्लींजिंग की कोशिश में अपने हमले तेज कर दिए हैं। ऐसे में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने इजराइल के नापाक इरादों पर पानी फेरने की जद्दोजहद जारी रखी हुई है। गजा में अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने ऐलान किया कि उसके लड़ाकों ने अल जैतून मोहल्ले में एक इजरायली मरकवा टैंक को सईर बम से निशाना बनाया और सीधे उस पर हमला किया। इजरायली फौज को दहलाने के साथ साथ हमास की मिलिट्री यूनिट अल कस्साम ब्रिगेड ने इजराइल के खिलाफ एक बार फिर सख्त चेतावनी जारी की। अल मयादीन के मुताबिक अल कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि गजा में इजरायली कायर फौज के लिए जंग के मैदान में आसानी नहीं होगी। हमें तुमसे कोई डर नहीं है। हमने शहीदों की एक फौज बनाई है।
हजारों घात और विस्फोटक डिवाइस तैयार किए हैं और गजा इजरायली फौजियों की कब्रगाह बनेगा। दूसरी जानिब यमन ने 24 घंटों में लगातार हमले करते हुए इजरायल को ड्रोन और मिसाइल हमलों से दहला दिया। यमन प्रेस एजेंसी के मुताबिक यमनी फौज ने तेल अवीव, एलात और बीर सबा में 3 कामयाब फौजी ऑपरेशन का ऐलान किया। इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक यमन से छोड़ा गया एक ड्रोन फिलिस्तीन के कब्जा शुदा इलाक में एक होटल के अहाते पर गिरा। इजरायली आर्मी रेडियो की रिपोर्टों ने तस्दीक की कि यमनी ड्रोन ने इलाक के नवे होटल पर हमला किया। इजरायली मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले की वजह से इलाक में बिजली भी गुल हो गई। ड्रोन हमले के कुछ ही देर बाद यमन से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल ने कब्जा शुदा फिलिस्तीन में सायरन बजा दिए और कब्जा शुदा इलाकों में शदीद अफरा तफरी मच गई। हूती तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने एक बयान में कहा कि मिसाइल फोर्स ने फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए कई फौजी मुहिम चलाई, जिनमें कब्जा शुदा याफा और इलात पर हमला किया गया है। गजा में पिछले 23 महीनों से इजराइल कत्लेआम कर रहा है। अब तक 65,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस दौरान तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने इस कत्लेआम को रोकने के लिए भारत सरकार से अपील की है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने आज यानी 18 सितंबर को कहा कि दुनिया को गजा में जारी कत्लेआम पर खामोश नहीं रहना चाहिए। स्टालिन ने कहा कि गजा से आने वाली तस्वीरों ने उन्हें बेहद मुतासिर किया है। उन्होंने उन्हें दिल दहला देने वाला करार दिया और भारत और आलमी बिरादरी से अपील की कि इस पीड़ा को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। एमके स्टालिन ने एक्स पर लिखा, गजा हाँप रहा है, दुनिया आंखें बंद करके नहीं देख सकती। गजा में जो कुछ हो रहा है उससे मैं हिल गया हूँ और उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। हर मंजर दिल दहला देने वाला है। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर उथल पुथल में है। समाजवादी पार्टी के सेक्रेटरी और कद्दावर लीडर आजम खान 23 महीने बाद जल्द ही जेल से रिहा होने वाले हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें सभी मामलों में जमानत दे दी है। जहां उनके सपोर्टर और सपा का मुस्लिम वोट बैंक उनकी रिहाई से पुरजोश है, वहीं सियासी तज्जिया निगार इसे अखिलेश यादव के लिए एक नई टेंशन मान रहे हैं। सवाल ये है कि जेल से रिहा होने के बाद आजम खान का अगला कदम क्या होगा और क्या वो पार्टी से मजबूती से जुड़े रहेंगे। इस टेंशन की असली वजह रामपुर लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव की टेंशन है। इस इलेक्शन में सपा ने आजम खान पर तनकीद करने वाले मोहिबुल्लाह नदवी को मैदान में उतारा था। वो चुनाव जीतकर पार्लियामेंट मेंबर बन गए, जिससे ये पैगाम गया कि अखिलेश ने आजम खान को उनके ही गढ़ में सीधा चैलेंज किया है। जेल में रहते हुए आजम खान ने एक खत जारी कर इंडिया ब्लॉक पर हमला बोला और उन पर मुस्लिम कयादत को खत्म करने की साजिश रचने का इल्जाम लगाया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के लीडर और विधायक अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उमर अंसारी की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अब उमर अंसारी जेल से बाहर आ जाएंगे। जस्टिस डॉक्टर गौतम चौधरी की सिंगल बेंच ने जमानत मंजूर की है। उमर अंसारी की तरफ से उनके वकील उपेंद्र उपाध्याय ने अदालत में बहस की। गाजीपुर कोर्ट से जमानत अर्जी नामंजूर होने के बाद उमर अंसारी ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। 21 अगस्त को गाजीपुर की एडीजे कोर्ट ने उमर अंसारी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी थी। उमर अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 4 अगस्त को उमर अंसारी को पुलिस ने लखनऊ के दारुल शिफा में एमएलए निवास से गिरफ्तार किया था। थाना अफसर मोहम्मदाबाद ने एफआईआर दर्ज कराई है। मामला मुख्तार अंसारी की अहलिया अफशा अंसारी की करीब 10 करोड़ रुपए की जायदाद से जुड़ा हुआ है। दिल्ली दंगों में मुबैना साजिश रचने के इल्जाम में लंबे वक्त से जेल में कैद उमर खालिद, शर्जील इमाम और दूसरे एक्टिविस्टों की जमानत दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार समाअत टाल दी है। इससे जेल में कैद मुलजिमों के घर वालों की परेशानी और बढ़ गई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों के इल्जाम में जेल में कैद अफराद की रिहाई की तारीख लगातार पीछे खिसक रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से मुतालिक मामले में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत को टाल दिया। ये दरख्वास्तें उमर खालिद, शर्जील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान ने दाखिल की थी। अदालत ने अब इस मामले की समाअत 22 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। दिल्ली दंगों से मुतालिक मुकदमात में तमाम एक्टिविस्ट तकरीबन
5 साल से जेल में कैद हैं। कानपुर में 12 रबीउल अव्वल से पहले लगाए गए आई लव मोहम्मद बोर्ड को मुद्दा बनाकर पुलिस ने मुस्लिम बिरादरी के 24 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने इसे गैर जिम्मेदाराना और मजाक बताया और कहा कि नबी से मोहब्बत जताना जुर्म नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में अब नबी से मोहब्बत का इजहार भी मुसलमानों के लिए जुर्म बन गया है। 12 रबीउल अव्वल से पहले आई लव मोहम्मद लिखे बोर्ड को मुद्दा बनाकर यूपी पुलिस ने मुस्लिम बिरादरी के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी। सवाल ये है कि जब किसी के अकीदे को ठेस नहीं पहुंचाई गई तो फिर महज हिंदूवादी तंजीमों के दबाव में पुलिस क्यों इस तरह की कार्रवाई कर रही है? क्या नबी से मोहब्बत जताना अब कानून तोड़ना माना जाएगा? पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम तंजीमें लगातार मुखालफत कर रही हैं। वहीं जुमेरात को ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के संस्थापक मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर हम मर्यादा में रहकर किसी से मोहब्बत करते हैं और उसका इजहार करते हैं, साथ ही स्टिकर या बोर्ड लगाते हैं, तो इसे जुर्म माना गया हो, और जब जुर्म नहीं है तो मुकदमा भी दर्ज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कानपुर पुलिस की यह कार्रवाई गैर जिम्मेदाराना है। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के जिम्मेदार मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि नौजवानों को अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार करना चाहिए और इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। नवरात्रि के दौरान गरबा पंडालों में मुस्लिम नौजवानों की मौजूदगी को लेकर एक मुस्लिम रहनुमा ने अपील की कि बिरादरी के लोग इन पंडालों में ना जाएं। रहनुमा के बयान ने सोशल मीडिया और सियासी हलकों में बहस छेड़ दी है। नवरात्रि का त्योहार करीब है और पूरे मुल्क में गरबा और दूसरे प्रोग्रामों की रौनक मचने वाली है, लेकिन इस दौरान मुस्लिम बिरादरी की शिरकत को लेकर मध्य प्रदेश में गरबा को लेकर सियासी बवाल तेज हो गया है। कांग्रेस रहनुमा आरिफ मसूद ने बीजेपी रहनुमाओं के बयानों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि भाजपा वाले त्योहारों से पहले जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं जिससे माहौल खराब हो जाता है। उन्होंने मुस्लिम बिरादरी से अपील की कि वो गरबा पंडालों में जाने से गुरेज करें ताकि किसी भी किस्म के तनाजे से बचा जा सके। दिल्ली की एक अदालत ने जुम्मे रात 18 सितंबर को सिविल अदालत द्वारा 6 सितंबर को अडानी पर कंटेंट के सिलसिले में जारी किए गए एक तरफा हुक्मनामे को रद्द कर दिया। उस हुक्मनामे में अडानी ग्रुप के बारे में तौहीन आमेज कंटेंट के पब्लिकेशन पर पाबंदी लगा दी गई थी। रोहिणी कोर्ट के जिलाई जज आशीष अग्रवाल ने 4 सहाफियों रवि नायर, अबीर दास गुप्ता, आयुष्कांत दास और आयुष जोशी की अपील पर यह हुक्म जारी किया। जज ने कहा कि ये मजामीन काफी अरसे से पब्लिक डोमेन में मौजूद थे और इसलिए सिविल जज को इन मजामीन को हटाने का हुक्म देने से पहले सहाफियों का मौकिफ सुनना चाहिए था। लेकिन रोहिणी कोर्ट की दूसरी अदालत ने अडानी कंटेंट के मामले में परमजॉय गुहा ठाकुरता वगैरह के केस में फैसला महफूज रख लिया। लाइव लॉ के मुताबिक जज ने सिविल कोर्ट के बारे में कहा, हालांकि वादी ने मुकदमे के दौरान उन मजामीन और पोस्ट पर सवाल उठाए थे जो काफी समय से पब्लिश हो चुके थे। इसके बावजूद सिविल कोर्ट ने मुतनाज़ा हुक्मनामे को जारी करने से पहले सहाफियों को सुनवाई का मौका देना मुनासिब नहीं समझा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बिहार इलेक्शन के लिए कमर कस ली है। अपने हालिया बिहार दौरे पर उन्होंने राज्य में एनडीए के लिए मिशन 2/3 का हदफ मुकर्रर किया है। इस बुलंद हदफ को हासिल करने के लिए उन्होंने एक तफसीली 60 रोजा अमली प्लान भी तैयार किया है, जिसे पार्टी कारकुनों के साथ शेयर किया गया है। अमित शाह ने पटना और बेगूसराय में पार्टी रहनुमाओं को कारकुनों के साथ कई अहम मीटिंग्स की। इन मीटिंग्स का असल मकसद जमीनी सतह पर इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेना और तंजीमी ढांचे को मजबूत करना था। उन्होंने कारकुनों से हर घर तक पहुंचने और मरकजी और रियासती हुकूमत की तरफ से किए गए तरक्याती कामों का हिसाब जनता तक पहुंचाने की अपील की। जरायों के मुताबिक अमित शाह ने वाजे कर दिया कि इस बार एनडीए के सभी घटक दल मिलकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस नेता ने कंगना पर मुतनाज़ा तबसरा कर दिया। कांग्रेस नेता केएस अलागिरी ने कहा है कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारना चाहिए। तमिलनाडु कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केएस अलागिरी ने
लोगों से अपील करते हुए कहा कि कंगना को तमिलनाडु में दाखिल ना होने दिया जाए। KS अलागिरी ने कहा कि अगर कंगना रनौत तमिलनाडु आती हैं तो उन्हें थप्पड़ मारा जाना चाहिए। कांग्रेस नेता के इस बयान की सख्त मजम्मत की जा रही है। आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक तारीखी दिन रहा, क्योंकि एप्पल ने अपने बेसब्री से इंतजार किए जाने वाले स्मार्टफोन आईफोन 17 को लॉन्च कर दिया है। इस फोन को लेकर लोगों में महीनों से बेकरारी बनी हुई थी और जैसे ही इसका लॉन्च हुआ, हिंदुस्तान के कई शहरों में एप्पल स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें लग गईं। चाहे दिल्ली हो या मुंबई, हर जगह एक ही मंजर नजर आया। एप्पल के दीवानों की भीड़ जो आईफोन 17 को सबसे पहले अपने हाथों में लेना चाहते थे। दिल्ली के साउथ दिल्ली इलाके में वाक़ सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल साकेत में आईफोन 17 की लॉन्चिंग से पहले ही माहौल गर्म था। मॉल के बाहर रात 12 बजे से ही लोग लाइन में खड़े हो गए थे ताकि सुबह सबसे पहले फोन खरीद सके। चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान सूबे में ओमान की खाड़ी में वाक़ है। भारत और ईरान इसे तिजारती रिश्ते बढ़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर 2018 में जो पाबंदी से छूट दी थी, उसे खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला 29 सितंबर 2025 से लागू होगा। इससे भारत की स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी मंसूबे पर बड़ा असर पड़ सकता है। चाबहार पोर्ट भारत, ईरान, अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक के लिए तिजारत के अहम गेटवे की शक्ल में काम करता है। भारत ने साल 2024 में ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के इंतजाम के लिए 10 साल के समझौते पर दस्तखत किए हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट सरकारी मिल्कियत वाली इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) और ईरान के बंदरगाह और समुद्री तंजीम पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बीच किया गया है। कैलिफोर्निया में एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहम्मद निजामुद्दीन का रूममेट के साथ झगड़ा हो गया था। इस मामले के बाद अमेरिकी पुलिस ने उसे गोली मार दी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक भारतीय इंजीनियर को पुलिस ने गोली मार दी। मोहम्मद निजामुद्दीन नाम के इस शख्स का अपने रूममेट के साथ झगड़ा हो गया था। तेलंगाना के निजामुद्दीन के खानदान ने वजारत खारजा से उसकी डेड बॉडी को लाने में मदद की अपील की है। निजामुद्दीन ने गोली मारे जाने से पहले आमतौर से नस्लीय हिरासा और नौकरी में दिक्कत को लेकर शिकायत की थी। अमेरिका ने UN की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान समेत एक करारदाद पर वीटो लगा दिया, जिसमें गजा में बिना शर्त और मुस्तकिल जंगबंदी की मांग की गई थी। UN की सलामती काउंसिल के 14 अराकीन ने इस करारदाद के हक में वोट किया। अमेरिका ने गजा में बिना शर्त मुस्तकिल जंगबंदी वाली करारदाद पर छठी बार वीटो लगा दिया है। वीटो की गई करारदाद में गजा में फौरन बिना शर्त और मुस्तकिल जंगबंदी की मांग की गई थी और मांग की गई थी कि इजराइल फिलिस्तीन इलाके में इमदादी सामान पर लगी सभी पाबंदियां हटा दें। ये करारदाद सिक्योरिटी काउंसिल के 15 गैर मुस्तकिल अरकान में से 10 के जरिए पेश की गई थी, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। गौरतलब है कि अमेरिका का वीटो ऐसे वक्त में आया है जब गजा में इंसानी बहरान गहरा गया है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।